7 बजे हैं। दिया को तैयार होकर निकलने में अभी भी मिनट और लगेंगे। मैं उसकी एक एक आदत से परिचित हूँ, इसलिए मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मैं तैयार होकर 20-25 मिनट अपने ऑफिस का काम कर लेता हूँ। आज तो उसने कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया। दरवाज़ा खोलते हुए तेज़ कदमों से बाहर आते हुए बोली, सॉरी सिर्फ आज कुछ अधिक समय लग गया। क्या करती, बालों का एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना ही नहीं। हमेशा की तरह खुले छोड़ने पड़े। उसके बाल रेशम के धागे की तरह सिल्की हैं। कोई क्लिप या रबर बैंड उनमें टिकता ही नहीं। पता नहीं क्यों इतना परेशान रहती बालों के स्टाइल को लेकर। मुझे तो वह हर अंदाज में मोहक लगती है। मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था। काले गाउन में वह बहुत हसीन लग रही थी। बिना मेरी तरफ देखे वह एक हाथ में पर्स लिए दूसरे हाथ से झुककर अपनी सैंडल का स्टेप पैर में चढ़ाती हुई आगे बढ़ जाती है। जब दूसरी सैंडल का स्टेप चढ़ाने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ सा गया। वहीं टेबल का सहारा लिया तो पर्स उस पर छोड़ दिया। मुझे हंसी आती उसकी इन हरकतों पर। मैं जितना गंभीर और अनुशासन प्रिय हूँ, वह उतनी ही बाचाल और लापरवाह। एक हाथ में उसका पर्स और गाड़ी की चाबी तथा दूसरे से घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मैं गाड़ी के पास पहुँचा। आधे रास्ते में उसे याद आएगा, ओह सिर्फ मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी वापस ले लो। मैंने पर्स उसकी तरफ बढ़ाया तो लेते हुए बोली, ओह माय गॉड, सिर्फ मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, और मुस्कुरा के गाड़ी में जाकर बैठ गई। अब गाड़ी के चलते ही वह आंख बंद करके सिर टिकाकर एक झपकी लेगी। बस मुझे उसकी यही आदत अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठीक है। मैं हल्की आवाज़ में संगीत लगाकर गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उसको निहार लेता हूँ। उसको इस तरह देखकर मेरी आंखें तृप्त हो जाती हैं। कहने को वह मेरी बीवी है। दिया अंकुर की छोटी बहन है और अंकुर से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी। जब हम दोनों ने बीकॉम में दाखिला लिया था, वह हंसमुख और होशियार बंदा था। हम दोनों की इतनी जमने लगी कि हम कक्षा में साथ बैठने लगे और एक दूसरे का पढ़ाई में सहयोग लेने देने लगे। एक दिन गलती से मेरी पुस्तक उसके साथ चली गई। अगले दिन टेस्ट था। मेरे पास उसका पता था। मैं सीधे उसके घर गया। घंटी दबाई भी, लेकिन कोई नहीं आया। दरवाज़ा खुला था। संकोच तो हो रहा था, फिर भी अंदर चला गया। जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं उसी दिशा में बढ़ गया। दीवान पर अंकुर लेटा था और उसके ऊपर 16-17 साल की लड़की मुक्के बरसा रही थी। अंकुर हंसे जा रहा था और अपना बचाव कर रहा था। तभी रसोई से एक औरत आंचल से हाथ पोंछते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ी। दिया, ये क्या पागलपन है? कितनी बार कहा है, बड़ी हो गई हो, इस तरह की हरकत करती हुई अच्छी नहीं लगती हो। लाला जी ने देख लिया तो तूफान खड़ा कर देंगे। वे अंकुर की माँ होंगी। उन्होंने दिया की बाँह पकड़कर दीवान से नीचे उतारा। गोरी चिट्टी दिया का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। फिर आंटी ने अंकुर को डांटा, इस तरह बच्चों की तरह लड़ते हुए शर्म नहीं आती? मत खाया कर उसकी चॉकलेट। पता नहीं उसको तंग करने में क्या मज़ा आता है। वह और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तभी तीनों का ध्यान मुझ पर चला गया। अंकुर, अबे यार तू कब आया? कहते हुए मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया। हम वहाँ 10-15 मिनट इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ। कमरे से बाहर आया तो आंटी बोली, बेटा कुछ खाने को लाऊं? मैंने मना किया। तभी वहाँ से कर्डलेस फ़ोन पर बात करती हुई दिया निकली। हंस हंस कर ऐसे बातें कर रही थी मानो अभी 15 मिनट पहले कुछ हुआ ही नहीं। अंकुर ने जाते हुए उसकी चोटी खींच दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे लिए अनुभव कुछ नया था। घर में इकलौते होने के कारण भाई बहन की ये चुगलबाजी मेरे लिए नई बात थी। मेरे घर में तो शांति पसरी रहती थी। डैड कमाने में लगे रहते और मम खर्चा करने में। नौकर चाकर थे, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इतने बड़े घर में सारा दिन अकेला रहता था। अब मेरा मन बार बार अंकुर के घर जाने को करता था। जब अगले दिन टेस्ट होता और हमें गंभीरता से पढ़ना होता, हम मेरे घर आ जाते। मैं रात को भी कभी कभी रुक जाता। मैं किसी न किसी बहाने अंकुर के घर चला ही जाता। उन दोनों की छीना झपटी देखने में मुझे बहुत आनंद आता। कभी कभी मैं भी शामिल हो जाता। कभी विदेशी चॉकलेट ले जाता तो वे दोनों बच्चों की तरह लड़ते खाने के लिए। दोनों भाई बहन अपनी शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर थे। अंकुर को लगता
अगर वह पढ़ा लिखा नहीं तो उसे अपने दादाजी के कपड़े की दुकान पर बैठना पड़ेगा। उसके दादाजी की मेन मार्केट में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। आसपास वाले सब उन्हें लाला जी कहते थे, तो घर में भी सबके लिए लाला जी ही थे। अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे और उसूलों के पक्के। घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अब स्वास्थ्य के गिरावट के कारण दुकान कम जाते हैं, लेकिन चलती उन्हीं की है। दुकान अब अंकुर के पापा संभालते हैं, जिन्हें वे दोनों बाबा कहते हैं। अंकुर अपनी पहचान स्वयं बनाना चाहता था, इसलिए पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। दिया इसलिए पढ़ाई को लेकर गंभीर थी कि लाला जी ने कह रखा था कि अगर 12वीं के बाद किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ तो वे उसकी शादी करवा देंगे। अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसका सपना आर्किटेक्ट बनने का था। उसने विज्ञान विषय ले रखे थे और रात दिन ट्यूशन, कोचिंग और पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। लेकिन जब भी उसके पास समय होता, वह हमारे साथ हंसी मजाक करती, मस्ती करती और कभी कभी घूमने भी चली जाती। मेरी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं था, बस स्नातक की डिग्री हासिल करनी थी। डैड बहुत बड़े बिल्डर थे, कई कंपनियों के मालिक थे, जिन्हें मुझे ही संभालना था। लेकिन अंकुर के साथ रहकर मेरी भी रुचि पढ़ाई में बढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे दिया की तरफ खिंचाव महसूस होने लगा। घर में उससे सबको किसी न किसी बात को लेकर परेशानी होती। उसको कहीं बाहर जाना हो तो सारा घर सिर पर उठा लेती। कोई उसको कुछ पकड़ा रहा होता, कोई उसका कुछ ढूंढ रहा होता, फिर भी अंत में वह कुछ न कुछ भूल जाती। ज़रूरी बस होती तो पीछे पीछे जाना भी पड़ता था पकड़वाने। जैसे परीक्षा के समय एक बार एडमिट कार्ड ही भूल गई। मैं अगर वहाँ होता तो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर उसे चीज़ें देकर आने में कोई परेशानी नहीं होती। मुझे उसके आसपास रहना, उसका काम करना अच्छा लगता। लेकिन आंटी बहुत टेंशन में आ जाती। कहती, इस लड़की की लापरवाही और उतावलापन किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगा। दिया जब बोलना शुरू करती तो चुप नहीं होती। वह अंकुर और मेरे पीछे पीछे घूमते रहती, अपनी सहेलियों और स्कूल की बातें बताने के लिए। थोड़ी देर बाद अंकुर चिल्लाकर बोलता, दिया बहुत हो गया, अब अगर एक शब्द भी बोला तो तेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दूंगा। वह फिर भी बोलती रहती, बस एक बात और बतानी है। आखिर में वह उसे कमरे से बाहर धकेल देता। मेरा तो उसका मासूम चेहरा देखकर दिल बैठ जाता। मेरा बस चले तो मैं उसे बाहों में भरकर घंटों उसकी बातें सुनता रहूं। मुझे उसकी आवाज़, उसकी बातें इतनी प्यारी लगती। जब वह हंसती तो खिलखिलाकर इतने ज़ोर से हंसती कि लाला जी अपने कमरे से बाहर आ जाते। बहू, कितनी बार कहा है, लौंडिया को हंसने बोलने की तमीज़ सिखा दो। चुड़ैल की तरह इतने ज़ोर से हंसती है, ससुराल में नाक कटाकर रहेगी। बुढ़ा सटिया गया है, हंसने से भी कभी किसी की नाक कटती है भला? कान में रुई ठूंस कर क्यों नहीं बैठता? मुझे तो उसकी हंसी झरने की तरह मीठी लगती है, एकदम तरोताज़ा कर देती है। मुझे दिया को देखते रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कॉलेज में दीपक अंकुर से उसके घर आने की बात कर रहा था, तो अंकुर ने उसे टाल दिया। हम तीनों एमबीए की दाखिला की परीक्षा की तैयारी साथ में कर रहे थे। मैंने कारण पूछा, उसे दीपक से क्या परेशानी है? अंकुर बोला, लाला जी ने दीपक को दिया को ताड़ते हुए देख लिया होगा। गुस्से में कह रहे थे कि अगर दीपक घर आया तो पैर तोड़ देंगे। मैं तो पसीने पसीने हो गया, पैर तोड़वाने के डर से नहीं, अंकुर के घर ना जाने के डर से। वह मेरे जीवन का मकसद बनती जा रही थी। 2-3 दिन उसे ना देखूं, उसकी आवाज़ ना सुनूं तो लगता प्राण सूखने लगे हैं। मैंने निश्चय किया, मैं उसे जब भी देखूंगा, बात करूंगा, बहुत सावधान रहूंगा। उसकी 12वीं की परीक्षा समाप्त हो गई थी। वह आजकल खाली थी। मुझे जन्मदिन पर नई गाड़ी मिली थी। सोचा तीनों कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन अंकुर के घर का दृश्य ही कुछ और था। दिया रस्सी कूद रही थी। अंकुर उसके सामने खाने पीने का सामान लेकर बैठा उसे चिढ़ा रहा था। वह गुस्सा हो रही थी। भाई, अब और फालतू बोले तो यहीं से डंडा सिर पर दे मारूंगी। मैं हंसते हुए बोला, अब समझ में आया, कोई काम कर रहा हो तो उसके कान के पास भिन भिन करो तो कितना गुस्सा आता है। आंटी बोली, अंकुर मत कर बच्ची को तंग, सुबह से कुछ नहीं खाया है इसने। अंकुर, वही तो कह रहा हूँ, इसको ये पतले होने का भूत कहाँ से सवार हो गया है। इन लड़कियों के दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। वह कमरे में चला गया।
मैं भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, दुबला क्यों होना चाहती है, अच्छी तो लगती है। अंकुर, वही तो मैं उसको समझा रहा था। कह रही है कि अब कॉलेज जाऊंगी, वहाँ बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, अच्छा फिगर तो होना ही चाहिए। मुझे तो कहीं से मोटी नहीं लगती, लेकिन अंकुर की बात में सुनकर जान हलक में आ गई। अब यह बॉयफ्रेंड का फितूर कहाँ से आ गया। लेकिन दाखिले के वक्त लाला जी अड़ गए। दिया केवल लड़कियों वाले कॉलेज में जाएगी। सच्ची उस दिन तो बुड्ढे के पैर चूमने का मन कर रहा था। दिया ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और उसके पहनने ओढ़ने में बदलाव आने शुरू हो गए थे। वजन तो उसने थोड़ा बहुत कम कर लिया था। पहले वह जीन्स टॉप या कुर्तियाँ पहनती थी, लेकिन अब वह स्कर्ट और शॉर्ट्स भी पहनने लगी थी। बाल भी उसने अलग अंदाज में कटा लिए थे। पहले वह सुंदर लगती थी, अब तो और भी आकर्षण और हॉट लगने लगी थी। मुझे उसे देखकर भी अनदेखा करना पड़ता था। मुझे यह भी टेंशन रहता था कि कहीं उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड ना बन जाए। मेरे प्रति उसके मन में क्या भाव थे, यह मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। समय बीत रहा था, मैं पढ़ने में काफ़ी व्यस्त रहती। मेरा और अंकुर का एमबीए में दाखिला हो गया था, लेकिन हमें पढ़ने के लिए बंगलौर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिया से दूर जाने का मन नहीं था, लेकिन 2 साल अभी दिया की पढ़ाई के भी बचे हैं। उससे पहले इन बातों का कोई औचित्य नहीं था। डैड चाहते थे कि मैं आगे ना पढ़कर उनकी कंपनी संभाल लूं, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं आगे पढ़ूंगा। दिया के प्यार के साथ मुझे उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत भी देखने की चाहत थी। बंगलौर में 2 साल मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। जाते ही अंकुर की रुचि से दोस्ती हो गई। वो हमारे साथ ही पढ़ती थी। बहुत शीघ्रता से उसने रुचि को अपनी गर्लफ्रेंड का दर्जा दे दिया। अब बस वह पढ़ाई करता था या रुचि के साथ समय बिताता था। दिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मैं कभी उसके घर फ़ोन करता तो आंटी फ़ोन उठाती, इधर उधर की बातें करती और फ़ोन रख देती। एक से एक लड़कियां मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती। मेरा पैसा और व्यक्तित्व दोनों उन्हें खींचता। उनसे पीछा छुड़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं दिया की यादों से भी बेवफाई नहीं कर सकता था। फिर मेरे पास हृदय था भी कहाँ, वह तो दिया के पास रह गया था और उसने मुझे अपना दिया नहीं था। बेमन से इधर उधर भटकता रहता। कई बार शंकाएं भी घेर लेती। दिया ने कभी अपनी भावनाएं व्यक्त तो की नहीं, मैं भी कभी खुलकर सामने नहीं आया। ऐसा ना हो वह मुझे केवल अच्छा दोस्त मानती हो या बड़े भाई का दोस्त, कुछ कुछ भाई जैसा, और मैं हवा में सपनों के महल खड़ा कर रहा हूँ उसके साथ भविष्य के। दिमाग बहुत परेशान रहता। छुट्टियों में गया तब भी दिया से मिलना नहीं हुआ। कॉलेज की तरफ से कहीं बाहर गई हुई थी। अंकुर रुचि के कारण कहीं जाना नहीं चाहता था। बंगलौर में ही छुट्टियां बिताना चाहता था। ज़िंदगी बहुत बोझिल लगने लगी थी। कॉलेज के बाद जिम में या फुटबॉल खेलने में समय बिताता। इसी तरह से समय कटता जा रहा था। वह बिल्कुल 1 महीना रह गया तो मेरे अरमान जागने लगे। अब मेरा मन प्रफुल्लित रहता और नई आशाएं जन्म लेने लगी। मैंने निश्चय कर लिया था कि जाते ही दिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगा। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ भावनाएं नहीं होंगी तो जगाऊंगा। बस अब और इंतज़ार नहीं करूंगा। सोचा 1-2 बार अंकुर से बात करूं, लेकिन ना जाने क्यों वह आजकल नज़रें नहीं मिलाता, कटा कटा सा रहता। बंगलौर से जा रहे थे। मैं सामान लदवा रहा था। टैक्सी में रुचि हॉस्टल ही आ गई थी बाय करने के लिए। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी, बस लग रहा था जल्दी से जल्दी निकलें। लेकिन अंकुर और रुचि बहुत उदास थे। अंकुर उसे कुछ समझा रहा था कि अचानक मेरे कान खड़े हो गए। वह रुचि से कह रहा था, अगले महीने दिया की शादी है, उसके बाद मैं अपनी शादी की बात करूँगा। तब तक कोई नौकरी भी मिल जाएगी। तुम उदास मत हो, हम फ़ोन पर रोज़ बात करेंगे। आश्चर्य से उसको देखते हुए बोला, दिया की शादी? तू क्या कह रहा है? वह सकपका गया। बोला, तू गाड़ी में बैठ, सब बताता हूँ। रुचि स्थिति बिगड़ती देख जल्दी से अलविदा कहकर चली गई। रास्ते में अंकुर ने जो बताया उससे तो मेरे होश उड़ गए। लाला जी ने अपने दोस्त के बेटे अरविंद से दिया की शादी 1 महीने पहले पक्की कर दी। अब अगले महीने शादी की तारीख निकली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे सब्र का यह फल मिला मुझे। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, बल्कि आवश्यकता से अधिक ही दिया था।
लेकिन जिसकी तमन्ना मैं सालों से कर रहा था वही देने में हाथ खींच लिए। मुझे अंकुर पर भी गुस्सा आ रहा था। दिया की सगाई हो गई और उसने मुझे बताना भी आवश्यक नहीं समझा। अंकुर धीरे से बोला, देख यार, मैं दिया के प्रति तेरी फीलिंग जानता हूँ, इसलिए नहीं बताया। तू परीक्षा बीच में छोड़कर उसके पास भाग जाता। दिया के मन में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, वह केवल तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है। और अगर उसके मन में कुछ भावनाएं होती भी तो लाला जी ये रिश्ता कभी नहीं होने देते। हमारी अलग अलग जाति के कारण मैं बिफर पड़ा तो भी मुझे प्रयास करने का मौका तो मिलना चाहिए था। अपने मन की बात एक बार तो दिया को कहता। अंकुर, उससे क्या होता, लाला जी तेरा हमारे घर से संबंध खत्म करवा देते, मैं अपना दोस्त खो देता और दिया के मन में तेरी बातें सुनकर भावना जागृत हो जाती, मैं तुझसे शादी कर लेती तो मैं अपनी बहन से भी हाथ धो बैठता। पता नहीं, शायद ठीक कह रहा हो, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। घर पहुंचा तो मॉम और डैड मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे डैड के दोस्त के बेटे की शादी में गोवा जा रहे थे। घर में मैं अकेला था। मैंने नौकर चाकरों को भी छुट्टी दे दी। 2 दिन तक मैं बस पीता रहा, यह सोचकर कि इतना मदहोश हो जाऊं कि जब आँख बंद करूं तो दिया नज़र नहीं आए। लेकिन उल्टा असर हुआ। अब तो खुली आँखों से भी चारों तरफ दिया ही दिया नज़र आ रही थी। समझ गया, पीने पिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी का संपूर्ण होशो हवास में सामना करना पड़ेगा। इस तरह छुपकर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बहुत देर तक उल्टी होती रही। नहा धोकर तरोताज़ा हुआ, अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम किया, कमरा साफ किया, फिर सो गया। उठा तो ठीक लग रहा था। सोचा ज़िंदगी में जो भी लिखा हो उसका सामना डटकर करना पड़ेगा। दिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लूँगा। अगर उसने थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई तो सबसे लड़ जाऊंगा उसे अपनाने के लिए। तैयार होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ उसके घर की ओर चल दिया। अंकुर के घर पहुंचा तो लगा मेहमान आए हुए हैं। अंदर गया तो देखा दिया सोफे पर किसी लंगूर के साथ बैठी है। अरविंद ही होगा, उसका हाथ पकड़े बैठा था और कान में कुछ कह रहा था। मैं हंस रही थी। मन तो कर रहा था कि उस साले का मुंह तोड़ दूं, लेकिन दिया को खुश देखकर लगा किसी ने शरीर में से प्राण खींच लिए हों। तरफा प्यार की टीस क्या होती है अब समझ आया। थोड़ी देर सबसे मिलकर दिया को बधाई देकर चुपचाप घर आ गया। अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं। दिया खुश है, ये क्या कम बड़ी बात है। एक बार फिर अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस कर रहा था। अब जीवन में समझौता करना ही पड़ेगा। अगले दिन से मैं डैड के ऑफिस जाने लगा और अपने आप को काम में झोंक दिया। आज दिया की शादी है। अंकुर के कई बार फ़ोन आए, शादी में ज़रूर आना है। तो नहीं कर रहा था और जाता भी नहीं, लेकिन आखिरी बार दिया को देखने का अरमान जाग गया। दुल्हन की तरह सजा था सामियाना। लगता है लाला जी ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी है। साज सज्जा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरे हृदय को भाले की तरह चुभ रही थी ये रोशनी। लग रहा था मेरी हंसी उड़ाते हुए जगमगा रही है। जब दिया को आते देखा तो होश उड़ गए। जानता था दुल्हन के लिबास में सुंदर लगेगी, लेकिन इतनी सुंदर जैसे किसी और जहां की हो। काश ये वरमाला मेरे गले में डालने के लिए आगे बढ़ रही होती। सच, इसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर देता। वह नज़रें झुकाए मंच की ओर बढ़ रही थी और मैं अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। उसके मंच के पास पहुंचते ही जब लंगूर ने हाथ बढ़ाया तो उसको सहारा देकर मंच पर चढ़ाने के लिए, तब मुझे होश आया। अब आगे देखने का मुझ में साहस नहीं था। मैं पलटकर बाहर जाने के लिए मुड़ा तो देखा एक लड़की तेज कदमों से भीड़ को चीरती हुई मंच की ओर भागी जा रही थी। उत्सुकतावश सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मंच पर पहुंचकर वह सीधे अरविंद के पास पहुंच गई और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगी। लाला जी धोती संभालते हुए और अरविंद के पापा पैसों का बैग संभालते हुए वहां पहुंच गए। वह लड़की उन दोनों को कुछ फ़ोटो दिखाने लगी। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया था और वह लड़की के आरोपों का खंडन कर रहा था। उसके पापा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन लाला जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, शरीर थरथरा रहा था। उन्होंने तुरंत शादी रुकवाने का फैसला सुना दिया।
15 मिनट में ही सारे बाराती और इधर उधर के मेहमान जा चुके थे। लाला जी एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह सोफे पर धम से बैठ गए। अंकुर के बाबा और मम्मी ने तो रोना ही शुरू कर दिया। दिया को वहीं किसी ने सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। अंकुर का परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार ही रह गए थे। तभी कहीं से आवाज़ आई, अगर आप मुझे इस लायक समझें तो मैं दिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लाला जी मेरे पैरों में पगड़ी लेकर बैठे थे और बोल रहे थे, बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारी लाज रख ली। तब समझ में आया कि यह बात मैंने ही बोला था। लाला जी मेरे मम डैड से बात करना चाहते थे, लेकिन वे दोनों विदेश गए हुए थे। अगले दिन आने वाले थे। लाला जी एक दिन रुकने को भी तैयार थे, लेकिन मैं जानता था मम कभी इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने एक बड़े उद्योगपति की लड़की से मेरे लिए देख रखी थी, जो 2 कंपनियों की मालकिन थी। वे कभी अंकुर के परिवार से मिली भी नहीं थी, ना ही पसंद करती थी। उनकी नज़र में ये लोग गंवार मध्यम वर्गीय परिवार था, इसलिए मैं इस मुहूर्त में ही शादी करना चाहता था। अपनी मंजिल के इतने पास आकर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। शादी हो गई, लेकिन मैं अभी दिया को विदा नहीं करा सकता था। अगले दिन मैं एयरपोर्ट पर मॉम डैड को लेने गया। मम सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा तो डैड को भी आया, लेकिन वे स्थिति की गंभीरता को समझते थे। संयम खोए बिना उन्होंने सुझाव दिया, मैं दिया के साथ हमारा एक और मकान है, उसमें रहना शुरू कर दूं। मुझे भी यह सुझाव सही लगा, क्योंकि डैड का काम नॉन वेज और शराब के बिना नहीं चलता, और दिया इन दोनों चीज़ों के कारण असहज महसूस कर सकती थी। अगले दिन मैं दिया को विदा करा के उस मकान में ही रहने चला गया। डुप्लेक्स टाइप के इस मकान में 2 शयन कक्ष ऊपर की मंजिल पर थे, और रसोई, ड्राइंग रूम, लॉबी और गेस्ट रूम ग्राउंड फ्लोर पर थे। बहुत सुंदर और आरामदायक था। चाहता तो मैं भी यही था कि हम दोनों एक ही कमरे में रहें, लेकिन मुझे लगा दिया को शायद थोड़ा समय चाहिए संभलने के लिए। फिर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि उसका दिल जीतने की जगह मैं उसकी नफ़रत का पात्र बन जाऊं। वह उदास लग रही थी। पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया था कि उसका इतना ध्यान रखूंगा, उसको इतना प्यार दूंगा कि वह उस लंगूर को भूल जाएगी। मैंने दिया को प्रोत्साहित किया कि वह मेरे ऑफिस में ही काम करना शुरू कर दे। शीघ्र ही हमारी एक दिनचर्या स्थापित हो गई। हम साथ ही ऑफिस निकल जाते और साथ ही वापस आते। मैं अक्सर उसके साथ घूमने का कार्यक्रम बनाता। उसके या अपने दोस्तों को बुलाकर हम मस्ती करते। मेरे मॉम और डैड भी कभी कभी आते। उन्हें दिया अच्छी लगने लगी थी। अंकुर हमारी शादी के अगले दिन ही बेंगलोर चला गया था। उसको वहाँ नौकरी मिल गई थी। मैं दिया के साथ पहले जैसे ही बातें करता, हंसी मजाक करता, उसकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का और खुशी का पूरा ध्यान रखता। मुझे तो सबसे बड़ा सुकून यह था कि वह सारा दिन मेरी नज़रों के सामने रहती थी। रात को जब वह अपने कमरे में जाती तो मुझे अखड़ जाता। रात काटनी मुश्किल हो जाती। मैं कल्पना करता रहता कि वह क्या कर रही होगी, क्या पहनकर लेटी होगी। इतने पास होते हुए भी इतनी दूर, बीच में मनहूस दीवार। रोज रात को कल्पना करता, जब वह मेरे पास पलंग पर लेटी होगी तब मैं कैसे देर तक उसका आंखों से दीदार करूँगा। फिर होंठों से उसकी आंखों, गालों को चूमता हुआ उसके होंठों तक जाऊँगा, और भी ना जाने क्या क्या करूँगा। सोचते हुए ही सो जाता। अब वह सामान्य होती जा रही थी, मेरे साथ मजाक करती और अपने मन की बात भी मुझे बताने लगी थी। एक दिन रात को उसके ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागा उसके कमरे की ओर। वह पलंग पर खड़ी उछल रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया, कमरे में छिपकली आ गई थी। मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई थी। उसकी घबराहट देखकर मैंने उसे अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। वह आकर चुपचाप मेरे पास पलंग पर लेट गई। उसने गहरे नीले रंग की लेस वाली नाइटी पहन रखी थी, जिसमें उसकी संगमरमरी देह गजब लग रही थी। आज मेरी चाहत इतने करीब थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर हाथ लगाने की। समाज ने तो ये अधिकार दे दिया था, लेकिन बिना उसकी अनुमति के, उसकी इच्छा जाने मैं यह पाप नहीं कर सकता था। मैं पसीना पसीना हो रहा था। मेरे हाथ मेरे दिमाग की सुनना नहीं चाहते थे।
फिर भी मैं करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सोने का नाटक करने लगा। वह भी संकुचित सा महसूस करती चुपचाप लेटी रही। बस बहुत हो गया। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैंने निश्चय किया इस बार पूरी तैयारी करके उससे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। मैंने उसके लिए एक बहुत सुंदर पोशाक खरीदी, एक हीरे की अंगूठी, एक बड़ा सा गुलदस्ता और ढेर सारी चॉकलेट। एक बड़े होटल में डिनर के लिए ले जाऊंगा। वहाँ हम दोनों अकेले होंगे। मैं उसको बताऊंगा मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और कब से करता हूँ। आज उसका जन्मदिन था और वह सुबह से मेरे मुंह की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन मैं अनजान बना अपना काम करता रहा। रात को तोहफे देते हुए ही मैं उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। शाम को ऑफिस से लौटे तो दरवाजे पर ही रामू ने बताया, भाभी जी से मिलने कोई सज्जन आए हैं, अपना नाम अरविंद बता रहे हैं। हे भगवान, तू कितना मजाक करेगा मेरे साथ। मैं आज सचमुच हार गया था। कितनी मुश्किल से मैंने दिया को सब बुलाने में सहायता की थी और ये लंगूर फिर आ गया। ये तो मैं समझ गया था कि अब वह दिया से माफ़ी मांगेगा और उसका साथ चाहेगा। दिया अंदर बैठक में चली गई और मैं वहीं लॉबी में पड़े सोफे पर बैठ गया। रामू पूछने आया कि मेहमान के लिए चाय पानी लाना है क्या। मैंने उसे घर जाने के लिए कह दिया। मुझे लग रहा था मेरा शरीर बेजान होता जा रहा है। 10 मिनट बाद ही दिया कमरे के बाहर आ गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, शायद शर्मा रही थी। अरविंद एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। वह बाहर चला गया। अब कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया था। मैं मुंह लटकाए बैठा था। दिया मेरे पास आकर बोली, सिर्फ आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, चेहरा पीला क्यों पड़ गया? मैं कुछ नहीं, थकान सी है। दिया, पूछोगे नहीं अरविंद क्यों आया था? कह रहा था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। कह रहा था अगर मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती हूँ तो भी उसे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। शादी को मजाक समझता है तो उसने गाल पर इसलिए हाथ रखा हुआ था, वहाँ थप्पड़ पड़ा था। मैं झटके से दिया की तरफ मुड़ा। अब तक दिया मेरे पास सोफे पर बैठ गई थी। दिया, मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि उनको सपने में भी धोखा देने की नहीं सोच सकती, और आज से नहीं सालों से करती हूँ। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथ में लेकर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मेरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह झिझकते हुए आंखें झुकाए धीरे से बोली, और नहीं तो क्या, पहले तो आप मेरी तरफ देखते भी थे, फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं वह तो लाला जी के कारण। किसी को भी तुम्हें देखते हुए देख लिया, बस उनका तुम्हारे घर आना जाना बंद। आपको मैं मोटी लगती हूँ, वजन कम किया, एक से एक ड्रेस पहनी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब तरफ से ध्यान हटाकर मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गई। मैं, अच्छा, तो फिर उस लंगूर से शादी के लिए हाँ क्यों की? दिया, क्या करती, आपकी तरफ से कुछ पहल नहीं हो रही थी। लाला जी ने रट लगा रखी थी, पढ़ाई पूरे होते ही शादी करनी है। नौकरी अगर ससुराल वाले कराएंगे तो करना, वरना नहीं। मुझे लगने लगा आपके मन में मेरे लिए दोस्ती से अधिक कोई भावना नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की अपने मन की बात बताने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। अच्छा बताओ, शादी के बाद इतनी उदास क्यों रहती थी? दिया, मुझे लगा मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने अरमानों का गला घोंट दिया। सच बताऊं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरे कारण आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है। लेकिन अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस दिन छिपकली का झूठा बहाना बनाकर आपके पास आई, लेकिन आप फिर भी करीब नहीं आए। उसके स्वर में उलाहना था। मैं अबाक उसकी तरफ देख रहा था। झूठ बोलकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलता, अपनी सफाई देता। उसने अपने कांपते होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैं कहना चाह रहा था, मुझे भी तो बताने दो, उस रात मुझ पर क्या बीती, कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें। और कुछ नहीं तो जन्मदिन की मुबारकबाद तो दे देने दो। उसका किस गहराता जा रहा था और मैं होश खोता जा रहा था। मेरी बाहों का घेराव उसके चारों ओर कसता जा रहा था। मेरी योजनाएं, शुभकामनाओं
और तोहफ़ों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जन्मदिन उसका था, लेकिन सबसे कीमती उपहार मुझे मिला था, मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने और मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत का।